सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेकंड चैप्टर है, दैट इज प्रोनाउन, राइट। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो फर्स्ट चैप्टर था, दैट वुड बी नाउन, राइट। तो नाउन का हमने डिस्कशन कर लिया कि उसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो आज हम जो करेंगे दैट इज प्रोनाउन। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोनाउन होता है, राइट, इसको ग्रामर में बोला जाता है ये होता है बेसिकली सब्सटीट्यूटर बोलते हैं इसको, राइट। इट इज़ अ सब्सटीट्यूटिंग वर्ड, क्योंकि प्रोनाउन जो होता है वो किसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं, इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है नाउन की प्लेस पे, राइट। तो इट इज़ अ सब्सटीट्यूटिंग वर्ड, इट्स अ सब्सटीट्यूटिंग वर्ड। सब्सटीट्यूट का मीनिंग होता है बेसिकली, जैसे नाउन था हमारा नेमिंग वर्ड, तो प्रोनाउन को बोलते हैं सब्सटीट्यूटर। तो सब्सटीट्यूट होता है जो किसी की प्लेस पे यूज होता है, ठीक है। तो सब्सटीट्यूटिंग ये वर्ड होता है, राइट। और प्रोनाउंस की अगर हम बात करें तो प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं। प्रोनाउंस हम बोल सकते हैं कि जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा, राइट। सब्सटीट्यूटर इसका नेम होता है। तो बेसिकली प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है, तो इट इज अ सब्सटीट्यूटिंग वर्ड विच अवॉइड्स द रेपिटेशन ऑफ नाउन। तो नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करता है ये चैप्टर। टिपिकल ग्रामेटिकल चैप्टर है, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अगर हम नाउन से कंपेयर करें तो नाउन से बड़ा चैप्टर है प्रोनाउन, राइट। इसके कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा बनते हैं। तो क्यों इसको सब्सटीट्यूटर बोलते हैं। अब जैसे देखो, मैंने कोई भी स्टेटमेंट बोला, इफ आई से राधिका इज अ गुड गर्ल, राधिका ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, राइट। एक स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक नेम यहाँ पे यूज किया है और एक सेकंड नेम मैंने दोबारा से, मतलब उसी नेम को रिपीट कर दिया। अब कॉन्टिन्यूसली अगर हम इन नाउन्स को, राधिका जो है एक प्रॉपर नाउन है बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ प्रॉपर गर्ल, ठीक है। राधिका एक प्रॉपर नाउन है। अगर उस प्रॉपर नाउन को आप बार बार रिपीट करते चलोगे तो ये फिर ऑड लगता है स्पोकन में, है ना। मतलब बोलने में ही बड़ा ये अजीब सा लग रहा है कि हम उस नाउन को बार बार उस नेम को रिपीट कर रहे हैं। तो if you people are repeating that particular name again and again in a statement, so it means जो लैंग्वेज होती है उसकी जो ब्यूटी होती है ना वो खराब होती है, राइट। तो हमें क्या करना है, इस राधिका को हटा के यहाँ पे क्या लिख देना है, शी। तो ये शी ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया राधिका को, दैट्स वाई प्रोनाउन इज नोन एज अ सब्सटीट्यूटर, ठीक है। जैसे कोई और एग्जांपल लिख सकते हैं। अब देखो, मैंने बोला दिस इज माई कार एंड दैट इज योर कार, राइट। अब यहाँ पे तो सिंपली पता है कि कोई गर्ल है, नेम है राधिका, है ना। तो हमें उसकी जगह रिप्लेस कर देना वहाँ पे शी। अब मैं यहाँ पे राम लिख दूंगा तो मैं वहाँ ही लिख दूंगा। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे माय आप लगा रहे हो तो इसके बाद कार एक नाउन है। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी कार है, दिस इज माई कार एंड दैट इज योर कार। तो ये जो कार यहाँ पे नाउन मैंने यूज किया, इसको मैं आगे जाके फिर रिपीट कर रहा हूँ, राइट। तो इसके रेपिटेशन को, अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेम के रिप्लेसमेंट में राधिका है तो शी लिखा, राम है तो ही लिखा। आपको पूरे चैप्टर के अंदर ही इसका ये फंक्शन है। मतलब ये अवॉइड करता चलेगा रेपिटेशन को, नाउन के रेपिटेशन को। जब भी नाउन आएगा तो उसके रेपिटेशन को अवॉइड करेगा ये। तो यहाँ पे जो योर कार लिख रहा है ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। इसकी जगह प्रोनाउन लिखा जाएगा योर्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे, योर्स। अब योर्स का जो मीनिंग है वो योर कार ही होता है। जैसे योर्स है, हर्स है, देयर्स है, ये फिर आगे जाके हम देखेंगे कि ये होते क्या है, कौन प्रोनाउन का एक क्या, कौन सा क्या नाम क्या है इसका। योर्स, हर्स, देयर्स, इनका नेम क्या होता है, कौन से प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो वो आगे जाके हम देखेंगे। तो ये आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि व्हाई इट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूटर, बिकॉज इट बेसिकली अवॉइड्स द रेपिटेशन ऑफ नाउन, राइट। तो नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने का इसका फंक्शन होता है। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट थर्ड। अब अगर हम बात करें, कुछ मैंने ऐसे आज बातें आपको बतानी है, अभी इसके पार्ट्स पे नहीं मैं आऊँगा, पार्ट्स में इसको इसके नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा, सेकंड जो लेक्चर रहेगा इसके ऊपर। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, ठीक है, जो इन जनरल हम स्पीकिंग में मतलब उसको सही मानते हैं। जैसे देखो, मैंने बोला शी इज बेटर देन मी। अब इन जनरल देखें तो आपसे मैं पूछूं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप बोलोगे सर ये सही है, शी इज बेटर देन मी। हम नॉर्मली इन स्पोकन इंग्लिश भी पीपल स्पीक लाइक दिस, बट ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। अब आप बोलोगे रॉन्ग, मतलब एरर कहाँ पे है इसमें, तो इसका जो सही बनेगा ये मी नहीं आएगा, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे आई आएगा। अब आप बोलोगे ऐसे तो हमने कभी नहीं बोला शी इज बेटर देन आई। देखो एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आपको आई करने पे ही वो नंबर देगा, मतलब ये तो 100% श्योर है कि मार्क्स आपको तभी मिलेगा जब आप मी की जगह आई लिखोगे। अब क्रैम भी नहीं करना आपने यहाँ पे कि हमें तो बताया कि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा सब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसकी सिचुएशंस होती हैं। पहले तो मैं इसका पॉइंट बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि रूल क्या है ये, ठीक है, व्हाट इज द बेसिक, मतलब इसका इसके पीछे रीजन क्या है, वाई वी हैव टू रिप्लेस मी विद आई, ठीक है, क्यों हमें वहाँ आई लिखना है। तो देखो एक यूनिवर्सल रूल है कि टू equal things are always compared। ये ग्रामर बोलता है कि हमेशा दो एक समान चीजों का ना कंपैरिजन होता है। टू इक्वल थिंग्स आर ऑलवेज कंपेयर्ड, ठीक है, दो एक इक्वल थिंग्स का कंपैरिजन होता है, ठीक है। अनइक्वल कंपैरिजन कैन नेवर टेक प्लेस, राइट। अनइक्वल कंपैरिजन कभी भी नहीं होता। आप हम देखते हैं जनरल, हम देखते हैं कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनका कंपैरिजन लिविंग से ही होता है, जो नॉन लिविंग चीज होती है उसका कंपैरिजन हमेशा नॉन लिविंग से होगा, राइट। इसका मतलब बोलने का ये है, ठीक है, दैट लिविंग इज कंपेयर्ड विद लिविंग, नॉन लिविंग का कंपैरिजन नॉन लिविंग से होगा। सब्जेक्ट का जो कंपैरिजन होता है वो आप सब्जेक्ट से करोगे, ऑब्जेक्ट का जो कंपैरिजन होगा वो आप ऑब्जेक्ट से करोगे, ऐसे होता है। सब्जेक्ट विल बी कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी कंपेयर्ड विद ऑब्जेक्ट, लिविंग विल बी कंपेयर्ड विद लिविंग, नॉन लिविंग विल बी कंपेयर्ड विद नॉन लिविंग, राइट। तो ये एक यूनिवर्सल रूल है कि यहां पे हमने इक्वल कंपैरिजन उठाया है। अब यही पॉइंट उस क्वेश्चन पे भी अप्लाई होता है जो मैंने आपको पीछे बताया, ये शी इज बेटर देन आई। अब देखो आप यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ शी क्या है, अब आपसे मैं पूछूं शी की मतलब शी सब्जेक्टिव केस में आता है ऑब्जेक्टिव केस में आता है। अब मैं आपको इसका टेबल यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखाऊं, तो टेबल मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। जैसे देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पोजेसिव है, और फिर इसका फोर्थ रिफ्लेक्सिव होता है, ऐसे, राइट। अभी जो पोजेसिव केस होता है ग्रामर का, इसके फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वन इसका जो पार्ट होता है दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव एंड वन इज पोजेसिव प्रोनाउन। अब जैसे मैंने यहां पे आई लिखा तो इसका ऑब्जेक्ट मी, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव माई, आई हैव टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, माइन। अब जब मैं पहले बोल रहा था दिस इज माई कार एंड दैट इज योर्स, तो यू जब मैंने यहां लिखा, इसके ऑब्जेक्टिव में यू, इसके पोजेसिव में योर, पोजेसिव एडजेक्टिव में योर, पोजेसिव प्रोनाउन में योर्स। तो जो मैंने बोला था आपको कि योर्स आएगा वो ये होता है, वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है, और जो योर है वो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, राइट।
अब देखो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, आप सभी बच्चे जानते होंगे कि जो एडजेक्टिव होता है उसका काम होता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। एडजेक्टिव एक विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब मैंने बोला दिस इज योर कार, अब कार यहां पे क्या है, नाउन, और नाउन को क्वालिफाई क्या करेगा, एडजेक्टिव करेगा ना, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ, इसलिए हम यहां पे योर लिखते हैं। रीजन ये है कि दिस इज योर कार, तो योर यहां पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो नाउन को आगे कार को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन इसी स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे बोलूं दिस कार इज योर्स, राइट। नाउ योर्स जब आपने लिख दिया तो अब हमने क्या लिखा, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जब लिख दिया तो नाउन वहां पे आने का मतलब ही नहीं है, तो यहां पे फिर कार जो नाउन होता है वो पहले आ जाएगा। दिस कार इज योर्स, योर्स मतलब योर कार, ये जो कार है ये तुम्हारी है, ठीक है। तो योर्स पे यहां पे खत्म हो जाएगा सेंटेंस। लेकिन जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ इस चीज को लिखते हैं तो उसके बाद नाउन प्लेस करना पड़ता है, बिकॉज एडजेक्टिव ऑलवेज क्वालिफाइज अ नाउन, नाउन और प्रोनाउन, राइट। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको यहां पे बता दिया। तो इसको आप देख लें, राइट। अब देखो यहां पे मैं थोड़ा और बता देता हूं आपको बना के इनको। अब माई माइंड, यहां पे इसका रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, यहां पे इसका रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ, राइट। एक दो और बना के दे देता हूं, जैसे ही है, शी है और दे है। ही का हिम, शी का हर, दे का देम, ऐसे होता है। ही का पॉजेसिव हिज, यहां पे सेम हिज, यहां पे हिमसेल्फ, लाइक दिस। शी का यहां पे हर, दे का यहां पे देयर, यहां पे शी का हर्स, यहां पे देयर्स। अब शी का रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ, और दे का रिफ्लेक्सिव का ध्यान रखना है। अब जो दे होता है ये हमेशा ही प्लूरल होता है, दे तो कभी सिंगुलर नहीं होता, दे तो ऑलवेज प्लूरल को रेफर करता है, ही का प्लूरल दे होता है, राइट। तो दे का जो रिफ्लेक्सिव होता है उसमें कभी सेल्फ नहीं लगाते, उसमें हमेशा हम क्या लिख देंगे, इट शुड बी देम सेल्व्स, themselves, right? So they themselves, he himself, she herself। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे देखो आप, ही सब्जेक्ट है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है, राइट। आई सब्जेक्ट है और मी इसका ऑब्जेक्ट है। अब उस सेंटेंस पे मैं आपको लेके आ रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप ऑल दिस केसेस इन योर माइंड। प्रोनाउन में अगर आपको ये केस का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ जी ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, फिर आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो 50% प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस पे मेनली इसका जो एट्रीब्यूट है इस टेबल पे टिका हुआ है प्रोनाउन, राइट। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने यहां लिखी, अब आप देख सकते हैं शी जो है हमारा सब्जेक्टिव केस है, राइट। जस्टिफाई कर रहा हूं कि ये आय क्यों आ रहा है वहां। कोई भी चीज होती है उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, ग्रामर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि भाई सब्जेक्ट है। अब आपको क्या बताया, टू इक्वल थिंग्स आर कंपेयर्ड, ऑलवेज कंपेयर्ड, अनइक्वल कंपैरिजन कभी होता नहीं है इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट का जो कंपैरिजन वो सब्जेक्ट से ही तो होगा, इसलिए यहां आय आ रहा है, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, राइट। तो सब्जेक्ट की तुलना यहां पे आई सब्जेक्ट के साथ की जा रही है। लेकिन फिर ग्रामर यहां पे अपनी बात को जस्टिफाई भी करता है कि ये ऐसे बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है, शी इज बेटर देन आई। तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि आप यहां पे वर्ब को मेंटली सप्लाई वर्ब होती है, मतलब उसको अज्यूम कर लो। बट इफ यू स्पीक लाइक दिस, शी इज बेटर देन आई एम, अभी ओके लग रहा है, मतलब ये गलत नहीं लग रहा है, ये आपको साउंडिंग में सेंस में सही जा रहा है। बट ये बुक्स में दी नहीं होती है वर्ब्स, ये जो आगे एम मैंने लिखा है ना, इसको वो बोलता है अजम्पशन लगानी होती है कि जब सब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके बाद वर्ब भी प्लेस होती है। तो शी इज बेटर देन आई एम, नाउ दिस इज ओके, बट वो बुक्स में गिवन नहीं होती, उसको हमें अजम्पशन लगा के सोचना होता है उस वर्ब को आगे, राइट। तो आई एम बोलोगे तो ये गलत नहीं है, बट ये बात क्लियर है। अब ऐसा क्रैम नहीं करना आपने कि हमें यहाँ पे बताया कि भाई मी गलत होता है पीछे आई लिख के आना है, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे रीजन फाइंड आउट करने पड़ेंगे, सेंटेंस को घुमा सकता है, कॉन्सेप्ट को घुमा सकता है। अब मैंने ऐसे बोला, शी scolded me more than
शी, शी नहीं लिखो, यहां पे ही लिख लेते हैं। शी स्कोल्डेड मी मोर देन ही, तो क्या भी सही है। अब देखो आप बात को समझो, यहां पे ये जो पिछला सेंटेंस आपको पढ़ाया ये वाला, इसमें देखो मिडल में कोई प्रोनाउन नहीं आ रहा। यहां पे आपको यहां पे एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कंपैरिजन किसका हो रहा है, तुलना किसकी कर रहे हैं। यहां पे तो शी का कंपैरिजन आई से था कि भाई वो मेरे से अच्छी है, शी इज बेटर देन आई, ठीक है, शी इज बेटर देन आई एम, तो मतलब शी और आई का कंपैरिजन है। यहां पे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो कंपैरिजन का ही है कि कौन कंपेयर कर रहा है, किसके साथ कंपैरिजन है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं यहां मी आ रहा है। अब ये जो शी है ये गेम से बाहर है, ये गेम से बाहर है। इसने तो स्कोल्ड किया ना, इसने तो डांटा है। किसको डांटा? ये बोल रहा है कि उसने मुझे स्कोल्ड ज्यादा किया उस ही के कंपैरिजन में। अब शी का कंपैरिजन ही से नहीं है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, राइट। बट ये तो गेम से बाहर है, इसने तो स्कोल्ड किया है। लेकिन किसको ज्यादा स्कोल्ड किया? इसने मुझे ज्यादा स्कोल्ड किया कंपैरेटिवली ही, राइट। तो अब यहां पे इसका कंपैरिजन इसके साथ है, राइट। तो यहां पे अब ये मी आ रहा है, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। तो यहां पे आपको ही को ड्रॉप करके यहां लिखना पड़ेगा हिम। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हर चीज को क्रैम करोगे और आपने सोचा है कि हाँ जी पीछे मुझे ही लगा के आ जाना, ऐसा नहीं। अब देखो यहाँ ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे मी और हिम का कंपैरिजन है, ठीक है। तो जो मिडल में अगर प्रोनाउन आएगा तो पीछे से आपने स्टेटमेंट को देखना है, यहां से जो भी आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है, उसके साथ आपको देखना है पीछे से ऐसे। जो भी आपको प्रोनाउन पहले मिलेगा ना उसके साथ ही कंपैरिजन है, तो वही आपस में उनकी ही तुलना होगी। तो फिर ऐसे आपको उसको रिलेट कर देना। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बता दिया इक्वल कंपैरिजन वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सेकंड कॉन्सेप्ट एक और बता रहा हूं आज की क्लास में। अभी मैंने इसके पार्ट्स पे नहीं मैं लेके गया, मैं अदर जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बता रहा हूँ प्रोनाउन चैप्टर के। अब जैसे कोई भी पर्सन है बाहर से नॉकिंग कर रहा हूं, मैं अंदर से बोलता हूं हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर। तो नॉर्मली लोग बाहर से क्या बोलते हैं? इट्स मी, मैं हूं, इट्स मी। लेकिन इट्स मी गलत होता है, राइट। वहां पे बोलता है इट्स आई होता है, ये करेक्ट होता है। देखो ये ग्रामर के वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्पोकन में कभी अप्लाई नहीं होते, ठीक है। अब ग्रामेटिकली देखें, लेकिन एग्जाम में जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी कोई भी आप एग्जाम फाइट कर रहे हो उसमें जब आप वहां पे इट्स आई लिख के आओगे या शी इज बेटर देन आई लिख के आओगे तभी आपको मार्क्स देगा। हालांकि वो जो इनफॉर्मल भाषा होती है, जो हम नॉर्मली बोलचाल की जो लैंग्वेज है, मैं उसको नहीं चैलेंज कर रहा हूँ कि वो गलत है, ठीक है, वो चलता है, वो ठीक है, इट्स मी ही बोलेंगे हम। लेकिन लिखने पे आपको यहाँ पे आए लिखने पे ही नंबर देगा, ये गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल फॉर्मेट अप्लाई होगा, यहाँ पे इनफॉर्मल इंग्लिश नहीं चलेगी। तो इट्स आई क्यों होता है, इसका रीजन आपको बता देता हूँ कि क्या ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे हवा में तीर तो नहीं बजेगा कि मैंने बोला नहीं भाई इट्स मी गलत होता है, इट्स आई करके आ जाया करो। क्यों होता है, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन व्हाई इट्स आई इज करेक्ट। पहले मैं इसका क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है। मैंने बोला वॉज इट हिम who kept on knocking at the door yesterday? Was it him who kept on? सपोज ये ब्रेक कर दिया ऑप्शन में, ए बी सी। आपको ऑप्शन पे हिट मार के आना एग्जाम में। तो आपने देखा वॉज इट हिम, ये गलत है। जैसे यहां पे सब्जेक्ट लगा ना आए, वहां पे यहां पे हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। तो वॉज इट ही, वॉज इट हिम रॉन्ग है, इट शुड बी वॉज इट ही हु केप्ट ऑन नॉकिंग एट द डोर। लेकिन क्यों हुआ ही? जैसे यहाँ इट्स आई सही हो बोलता है ग्रामर, वैसे यहाँ पे ही क्यों सही हो रहा है? अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो मैंने बोला एक स्टेटमेंट लिखी मैंने, ही इज द स्टूडेंट। सेकंड मैंने बोला ही इज स्टडिंग। टू स्टेटमेंट्स आर देयर। तो ही इज द स्टूडेंट, यहां पे आपसे पूछो इज एक्शन को बता रहा है या स्टेट को बता रहा है? ऊपर वाला जो फर्स्ट सेंटेंस में इसमें जो इज है
वो एक्शन को डिनोट कर रहा है या स्टेट को बता रहा है? मतलब इसमें कोई काम हो रहा है? पहले में मैंने बोला वो एक स्टूडेंट है, तो क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? तो आप लोग नहीं सर इसमें तो कोई एक्शन नहीं है, हम तो स्टेट को बता रहे हैं कि वो एक स्टूडेंट है, वो एक विद्यार्थी है, राइट? तो यहां पे जो इज है ये स्टेट बता रहा है, राइट? लेकिन जब मैंने बोला कि वो पढ़ रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई कर रहा है तो मीन्स काम हो रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो खाना खा रहा है, वो सो रहा है, वो हंस रहा है, वो रो रहा है। सो वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है जो बताता है किसी कार्य के होने का बोध कराती है वर्ब, राइट? क्रिया वो वर्ड होता है, वो शब्द होता है जो किसी एक्शन के होने का को डिनोट करता है, राइट? तो जब वो पढ़ाई कर रहा है तो फिर यहां पे ये एक्शन हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब स्टेटमेंट में ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, जितनी भी ये वर्ब्स होती हैं, टू बी की वर्ब्स बोलते हैं, बी की फॉर्म्स होती हैं ये, ठीक है? इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, राइट? दीज आर बी फॉर्म्स। इनके डबल काम होते हैं, मतलब दो कार्य करती हैं ये सेंटेंस में। अगर तो सेंटेंस में ये स्टेट को रेफर करें तो वहां पे ये सारी बी की जो फॉर्म्स होती हैं जो मैंने अभी बोल के करी, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, ये वहां पे मेन वर्ब्स कहलाती हैं। अब अगर आपको मेन वर्ब्स का नहीं पता कि सर मेन वर्ब्स कौन सी होती हैं, मतलब ये थ्री फॉर्म्स होती हैं, जैसे राइट, रोट, रिटन, थिंक, थॉट, थॉट, कैच, कॉट, कॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, दीज आर व्हाट मेन वर्ब्स। वहां पे ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती, इज, एम, आर, वॉज, वर, वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। व्हेन आई वॉज अ किड, तो आप यहाँ स्टेट बता रहे हो, तो वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, थ्री फॉर्म है, मेन वर्ब है, वर्ब की बी की सेकंड फॉर्म है वॉज यहाँ पे, राइट? तो जब स्टेट को ये रेफर करती हैं तो ये थ्री फॉर्म्स होती हैं, मेन वर्ब्स होती हैं। लेकिन जहां पे एक्शन होता है, जहां पे एक्शन होता है, वहां पे ये जो बी की फॉर्म्स होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स बन जाती हैं। अब आपसे पूछा जाए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इज क्या है यहाँ पे? एच डॉट वी, हेल्पिंग वर्ब। स्टडी यहाँ पे क्या है भाई? स्टडी यहाँ पे एम डॉट वी, मेन वर्ब। तो जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड का, हैज, हैव, हैड का यूज होता है तो इनके साथ अलग एक वर्ब दिखती है हमें। लेकिन जब जहां पे ये मेन वर्ब्स होती हैं वहां पे इनके साथ कोई वर्ब नहीं आती। आप इसको ऐसे ही पहचान सकते हो कि यार इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड वाक्य में अकेला यूज हो रहा है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। इसके साथ कोई वर्ब साथ में और आ रही, जैसे स्टडी आ रहा है इसमें सेकंड सेंटेंस में, तो स्टडी भी एक वर्ब है, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, राइट? ये अलग बात है कि इसमें आईएनजी टेंस के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो जब एक्शन होता है तो बी की फॉर्म्स जो है क्या बन जाती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। ये है मेन कॉन्सेप्ट। तो इन बी की फॉर्म्स को मैं आपको और डिटेल में क्लियर करता हूं। देखो, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, right? First form is called present plural. Second form is called past. Third form is called perfect. Fourth form is called continuous. Fifth form is called present singular. ऐसे। अब प्रेजेंट प्लूरल में मैंने लिखा है यहां पे बी की फर्स्ट फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म तीन होती हैं, कौन सी? इज, एम, आर, ये तीन बी की फॉर्म्स होती हैं। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा ही जो प्रेजेंट प्लूरल होती है, प्लूरल क्यों लिखा, राइट? इसका फर्स्ट फॉर्म का एक दूसरा नाम भी होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज बेस फॉर्म। बेस फॉर्म बोलते हैं इसको स्टूडेंट, ठीक है? जब आप लिखोगे ना तो आप फर्स्ट फॉर्म में ईट लिखोगे, सेकंड में आप एट लिखोगे, थर्ड में आप इटन लिखोगे, फोर्थ में आप इटिंग लिखोगे, फिफ्थ में आप इट्स लिखोगे, ठीक है? व्हाई दिस इज कॉल्ड बेस फर्स्ट? क्योंकि सारी इसी से क्रिएट होती हैं। जितनी भी आपने आगे को बनाई, एट, इटन, ईटिंग, ईट्स, सारी ईट से ही तो बनी। तो फर्स्ट जो फॉर्म होती है दिस इज ऑल्सो नोन एज बेस फॉर्म। बेस वहां से है, ठीक है? और जो बेस फॉर्म होती है वो हमेशा ही प्लूरल में लिखी जाती है। ये बात हमेशा रखना। किसी भी ग्रामर में आपको यहाँ राइट्स नहीं मिलेगा। फर्स्ट फॉर्म में कभी ऐसे थोड़ी बोलेगा थिंक्स, थॉट, थॉट, नहीं, थिंक, थॉट, थॉट,
थिंग्स वहां होगा प्रेजेंट सिंगुलर में, ये प्लूरल है। बेस फॉर्म हमेशा ही क्या होती है, प्लूरल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बेस फॉर्म इज ऑलवेज प्लूरल, रिमेंबर दिस। ये मैंने समझाने के लिए। अब आपसे पूछा जाए, जो मैंने यहां लिखी इज एम बी की फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, इनमें से प्लूरल कौन सी है, इज एम आर में से प्लूरल कौन सा होता है, तो आप बोलोगे सर आर प्लूरल होता है, तो आर लिखा जाएगा यहां, आर यहां आएगा, सेकंड में वॉजवर लिखा जाएगा, थर्ड में बीन लिखा जाएगा, फोर्थ में बीइंग लिखा जाएगा, और इज और एम, ये जो मैंने लिखा ना प्रेजेंट सिंगुलर, इसका मतलब है कि सिंगुलर वाली वहां लिखी जाएंगी। ये जो मैंने लिखा प्रेजेंट प्लूरल, मतलब इन तीनों में से जो प्लूरल है वो यहां आएगी बी की फॉर्म, राइट। अब जो मैंने यहां सेंटेंस लिखा था पीछे, ये आपसे पूछा जाए ये कौन सा टेंस है, तो बच्चा फंसेगा यहां, उसको पता ही नहीं है कि ये हेल्पिंग है मेन है, तो फंस जाएगा यहाँ। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे इज, ये कौन सा टेंस है, ये क्या है, यहाँ पे कौन सा टेंस है, ये स्टेट है ना, यहाँ पे स्टेट है, तो ये बी की ये वाली फॉर्म है यहाँ, V5 प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट ये टेंस कहलाएगा, और ये बी की V5 है, ये सिंगुलर वाली है ये, राइट। अब आगे अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पे, अब आपसे पूछा जाए पास्ट में वॉज वर, भाई इनमें से प्लूरल कौन सा होता है, वॉज वर में से, तो आप बोलोगे सर वर होता है, तो वर यहां आएगा, नहीं वॉज वर तो आ चुका है ऑलरेडी, डू डज, सॉरी मुझे लिखना था डू डज, यहाँ पे डू डज, राइट। वॉज वर तो हमने उसी में लिख दिया। अब डू और डज में से आपसे पूछा जाए कि सिंगुलर कौन सा प्लूरल कौन सा है, तो ऑब्वियस है डू प्लूरल होता है, तो यहां पे लिखा जाएगा आपका डू, डू यहां आएगा, डज यहां आएगा, डिड यहां आएगा, डन यहां पे आएगा, थर्ड में डन आ जाएगा, फोर्थ में यहां पे आपका डूइंग आ जाएगा, और डज लिखा जाएगा आपका V5 में, V5 में सिंगुलर, डू डज का पेयर है, तो डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है। अब आपसे पूछा जाए भाई हैज और हैव में बताओ कौन सा प्लूरल है, हैज और हैव में कौन सा प्लूरल होता है, तो ऑब्वियस आप सभी जानते हैं हैव प्लूरल होता है, राइट। तो हैव यहां आएगा, हैड यहां आएगा V2 में, हैड ही यहां आएगा V3 में, हैविंग यहां आएगा V4 में, और हैज यहां आएगा आपका सिंगुलर में। अब अगर आपने बोला आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो ये थोड़ी कोई परफेक्ट हो गया, ये आप प्लूरल लगा रहे हो, पोजेशन बता रहे हो आप, यहाँ मेन वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म। ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, तो यहाँ पे 3 फॉर्म है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा, पोजेशन बता रहे हो। हैज और हैव को जब भी आप 3 फॉर्म बना के सेंटेंस में लिखते हो, हैज और हैव को जब भी हम मेन वर्ब बना के लिखते हैं, तो इनका काम वहां पे पोजेशन बताने का होता है। जैसे आप बोलते हो आई हैड अ कार अ फ्यू इयर्स बैक, आई हैड अ कार अ फ्यू इयर्स बैक, मतलब कुछ साल पहले मेरे पास एक कार थी, तो हैड के थ्रू यहाँ पे V2, हैव का सेकंड फॉर्म हैड लगा रहे हो, सिंपल पास्ट टेंस बनेगा, राइट। और हैज हैव हैड को जब भी हम मेन वर्ब बना के सेंटेंस में लिखते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं 3, इनका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ही इज स्टडिंग, तो इज वहां हेल्पिंग है, फिर वो एक्शन है, फिर वो मेन नहीं है, लेकिन ही इज अ स्टूडेंट, फिर वहां पे वो मेन है। तो आई थिंक ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी, नहीं तो इनको मतलब बच्चा टेंस को पहचानने में नहीं तो गड़बड़ करता है, उसको समझ नहीं आता कि ये कौन सा टेंस है, मुझे पता नहीं लग रहा, ठीक है। तो पॉइंट ये है, अब मैं आपको मेन पॉइंट पे लेके आता हूं, जब भी आप ये जितनी भी मैंने मेन वर्ब्स लिखी यहां पे, इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, डू है, डज है, डिड है, हैज है, हैव है, हैड है, राइट, ये जितनी भी सारी मैंने लिखी है, जब आप इनको, जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को आप, सॉरी हाँ प्राइमरी, इनको इनका नाम है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इनको, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, these are called प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, या मेन वर्ब्स बोल लो। ग्रामर ये बोलता है, जो मैंने बोला आपको इट्स आए होता है, उसका रूल ये है कि आफ्टर मेन वर्ब्स, ग्रामर का ये पॉइंट है कि मेन वर्ब्स के बाद टेबल का हमेशा ही सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट लेती हैं,
ठीक है, सब्जेक्टिव केस जो टेबल आपको बना के दिया, ठीक है, 3 फॉर्म्स के बाद, मेन वर्ब्स के बाद, ये जो टेबल आपको यहां बना के दिया था पीछे, ठीक है, ये वाला जो टेबल आपको दिया मैंने यहां, ठीक है, कहां गया, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजेसिव रिफ्लेक्सिव बना के दिए थे ना आपको, उसमें ये वाला केस लगता है 3 फॉर्म्स के बाद। आई आएगा, यू आएगा, ही लगा सकते हो, शी लगा सकते हो, दे लगा सकते हो। ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा जाता है 3 फॉर्म्स के बाद। अब मैंने आपसे पूछा, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, कहां था वो, ये वाला। अब सबसे पहले आपको इस इट्स कॉन्ट्रैक्शन के भी 3 मीनिंग बता देता हूं। ये जो इट्स होता है, इसके 3 मीनिंग होते हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या? इट इज, इट वॉज, इट हैज। इस इट्स कॉन्ट्रैक्शन के 3 मतलब होते हैं। इट इज भी होता है ये, इट वॉज भी होता है ये, इट हैज भी होता है ये, राइट। इट हैज 3 मीनिंग्स बेसिकली। जब आपने बोला इट्स मी, मैं हूं, है ना, आपने बोला, मैंने बोला कि हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो आपने बाहर से बोला मैं हूं, इट्स मी। तो इसका मतलब यहाँ इट इज जा रहा है, इट वॉज जा रहा है, इट हैज जा रहा है। तो आपको ऑब्वियस है, क्लियर होगा कि इट इज जा रहा है। सर यहाँ पे इट इज है, तो आप ये बोल रहे हो इट इज मी, बोल रहे हो इट इज मी। इट्स का मतलब यहाँ इट इज है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है या मेन है? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जब ये अकेले यूज होते हैं सेंटेंस में, इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, वॉज आ गया, आई वॉज अ किड, तो यहाँ वॉज के साथ तो वर्ब कोई आ ही नहीं रही, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ये V5 है यहाँ पे, ठीक है। तो मी यहाँ पे अगर मेन वर्ब है, मेन वर्ब मतलब ये 3 फॉर्म है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्या बोला आपको, 3 फॉर्म के बाद कौन सा केस बोलता है ग्रामर लगाने को? सब्जेक्टिव, इसलिए बोलता है इट्स आई होता है। सो आफ्टर मेन वर्ब्स, आफ्टर, आपको पहले तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि यार ये जो इज एम आर होते हैं इनके डबल फंक्शन होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स भी बन जाते हैं, ये 3 फॉर्म्स मेन वर्ब्स भी बन जाती हैं। कहाँ पे ये मेन वर्ब्स होती हैं, कहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये भी आपको बता दिया। स्टेट होगी तो ये 3 फॉर्म्स मेन वर्ब्स होती हैं, जहाँ पे एक्शन होगा वहाँ पे ये हेल्पिंग का काम करती है, सपोर्टिंग वर्ब बन जाती हैं, राइट। हेल्पिंग मतलब बोलते हैं ना, हेल्पिंग नेचर है उसका, तो मतलब सपोर्टिंग नेचर है उसका। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आफ्टर 3 फॉर्म्स, आफ्टर मेन वर्ब्स, वी हैव टू ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, राइट। इसलिए यहां पे भी बोल रहा है कि क्या वह तुम थे, तो यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहां पे स्टेट है, इसलिए यहां पे वॉज इट ही होगा। आपको आज के सेशन में मैंने 2 कॉन्सेप्ट्स दिए, इट्स आई क्यों होता है, ठीक है, इट्स मी क्यों रॉन्ग होता है, ग्रामेटिकली उसकी पूरी पिक्चर बता दी आपको डिटेल में, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का कॉन्सेप्ट, और एक शी इज बेटर देन आई क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रामर बोलता है कि 2 एक समान चीजों की हमेशा तुलना होती है, अनइक्वल कंपैरिजन कभी भी नहीं होता। ये सिर्फ मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट्स दिए प्रोनाउन के, जो बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामेटिकली, और ऐसे कई सेंटेंस पेपर में देखे जाते हैं, ठीक है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसमें मैं टिपिकली इसके पार्ट्स पे आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।